हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक दलीय प्रभुत्व का युग। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि कांग्रेस का वर्चस्व कैसे कैसे भारतीय स्वतंत्रता के बाद है ना रहा और इसका कारण क्या था, है ना। और पढ़े थे हम लोग कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक है ना गठबंधन के रूप में, है ना। यानी कैसे कांग्रेस एक सामाजिक और है ना विचारात्मक गठबंधन के रूप में सामने आया। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय बताए थे, है ना। आप जैसे आप जानते हैं ना कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है ना, वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और तब से ही देखिए उसका स्थापना करने का श्रेय जाता है एओ ह्यूम को। जो अंग्रेज सेनावृत्ति के जो पदाधिकारी थे, उनका नाम क्या था? एओ ह्यूम के नेतृत्व में इसका मतलब क्या होता, स्थापना हुआ था कांग्रेस पार्टी का। और उस समय समझिए तो उस समय का जो कांग्रेस था, है ना, वह शिक्षित, कामकाजी तथा व्यवसायिक वर्गों के एक हित समूह मात्र तक सीमित था। मतलब धीरे धीरे मतलब समझ सकते उसमें कांग्रेस एक एजेंट की तरह काम करता था, है ना। जो मतलब स्थानीय स्तर की समस्याओं को सरकार के सामने रखते थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का विस्तार हुआ, है ना। धीरे धीरे लोगों का मतलब मनोवृत्ति बदला, मनोभाव बदला, है ना। और कहा जाता है कि 20वीं सदी के आते आते इन्होंने मतलब यहाँ के हर लोग, इस पार्टी के हर सदस्य अंग्रेज सरकार का विरोध करना शुरू कर दिए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि बाद में जब कांग्रेस का जनाधार व्यापक रूप से जब विस्तार होने लगा, यानी कि बाद में जनता का जब समर्थन मिलने लगा, है ना, तो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, शहरी अभिजन, सब लोग, है ना। और बाद में कांग्रेस सविनय आंदोलन शुरू हुआ कांग्रेस के द्वारा, है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। तो कई तरह आंदोलनों के द्वारा शहरों के निवासी, किसानों को, उद्योगपतियों को, मजदूरों को, मालिकों को, सभी वर्ग को जोड़ने का काम कांग्रेस शुरू से किया। और इसमें इस पार्टी में उस समय उन लोगों को भी स्थान मिला जो अब तक सिर्फ खेतीबाड़ी करते थे, गृहस्थी के जीवन जीते थे, गांव देहातों तक ही सीमित रखते थे। लेकिन स्वतंत्रता के समय समझिए कि एक तरीके से कांग्रेस बहुत विस्तार हुआ, है ना। कांग्रेस में बहुत सारे लोग जुड़े, है ना। और कांग्रेस का जो स्वरूप है ना, इंद्रधनुष के जैसा हो गया, सतरंगे, मतलब उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, है ना। मतलब हर तरीके के लोग उसमें शामिल थे। तो जब हर तरीके के लोग शामिल हुए तो उसमें सामाजिक गठबंधन तो हुआ ही, है ना। सबके विचारों का गठबंधन हुआ। ये कोई व्यक्ति जब किसी पार्टी का सदस्य बनता है तो, है ना, स्वाभाविक सी बात है कि उस पार्टी का विचार उससे मेल खाता है ना। लेकिन यहाँ तो पूरा समाज ही उनके साथ था। एक समय में आज़ादी से मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे लोग, आंदोलन चल रहे थे, तो अनेक समूहों के पहचान के साथ कांग्रेस जो होता है एक आकार कर दिया गया, है ना। और मतलब समझिए कि उस समय सब लोग कांग्रेस में रहने का ही निर्णय लिए। और कांग्रेस के साथ ही मतलब क्या किए, मतलब है ना, क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया और देश को आज़ादी दिलाने में सफलता मिला। लेकिन देखिए बाद में जैसे जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस से ही हट के कई नेता अलग अलग पार्टियों का निर्माण कर रहे थे। जैसे आपको बताए थे, है ना, बहुत सारा किसान मजदूर पार्टी, भारतीय जनसंघ, बहुत ऐसा पार्टी था, है ना। बहुत ऐसा पार्टी बना जो कांग्रेस के सदस्य ही अलग हो क्या करे, अलग अलग पार्टी बनाना शुरू की। ये तो लोकतंत्र का विशेषता है, स्वाभाविक सी बात है। तो कांग्रेस एक सही में, है ना, जो होता है क्या है कि, है ना, सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में सही साबित हुआ उस समय। और धीरे धीरे मतलब इसका व्यापक जनाधार भी साबित हो गया था, है ना। इसमें क्योंकि देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग थे, हर समाज के लोग थे, हर विचार के लोग थे, है ना, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग थे, इसमें हर लिंग के वर्ग लोग थे। इसमें कोई पुरुष या महिला को लेकर के भेदभाव नहीं था, समझ रहे हैं बात को। तो इसमें देखिए कहा जाता है कि अगर हम बात करते हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता, है ना। जैसे देखिए भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, उसका अगर अभूतपूर्व शक्ति मिला तो उसका कारण क्या था? जनाधार, है ना। गठबंधन स्वभाव के चलते जब कांग्रेस लोगों के साथ गठबंधन करना शुरू किया तो कांग्रेस को बहुत शक्ति प्राप्त हुआ, है ना। और है ना, गठबंधन का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि यह सबको अपने में शामिल करने का लक्ष्य रखता है ना। कांग्रेस ने गठबंधन स्वभाव के चलते कांग्रेस का लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ा, है ना। 16 समझौते को आधार माना गया, है ना। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ, लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, है ना। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी, है ना, इन बातों पे अमल किया गया। इसका परिणाम था कि जो पार्टी की नीतियों से नाखुश व्यक्ति थे वो भी पार्टी में बने रहते थे। उसमें यही बात था, क्योंकि आप आज़ादी के पहले, है ना, कोई अलग पार्टी बना करके आप लड़ ही नहीं सकते थे, है ना। कारण था कि जो देश के सबसे बड़े जो मजबूत वर्ग के जो नेता थे, चाहे जो सबसे फेमस चेहरा थे, सब लोग कांग्रेस पार्टी में है ना। तो इसी कारण से जो नेता उस समय नाखुश भी होते थे, जो पार्टी की नीतियों से नाखुश भी थे, वो भी कांग्रेस पार्टी में बने रहते थे, है ना। लेकिन जब देखिए जैसे ही आज़ादी हुआ,
है ना। तो कांग्रेस मतलब समझ जाइए कि एक मतलब है ना, कांग्रेस से सभी तरह के व्यक्ति टूट करके अलग अलग पार्टी बनाना शुरू किए, है ना। कांग्रेस की नीतियों को, है ना, कांग्रेस के मतलब निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर दिए। तो इस सब अपवाद को छोड़ दीजिए, तो मतलब है ना, पहले देखिए उस समय जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के बाद है ना कुछ समय तक विपक्ष का तो कोई भूमिका ही नहीं था लोकतंत्र में कुछ समय तक, क्योंकि उस समय सभी जो चर्चित चेहरे थे कांग्रेस में थे। आज़ादी के समय के बाद जब सरकार बना धीरे धीरे, लेकिन एक मजबूत पार्टी और कई लोग मजबूत पार्टी बनाना शुरू किए, और आज देखिए आज भी विपक्ष एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है ना। तो विपक्ष का होना स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और उसको मजबूत तगड़ा होना चाहिए, है ना, कि अपने बातों को सरकार के मतलब जनता के समस्याओं को सरकार के सामने रखे, है ना, और जनता के लिए कल्याणकारी योजना था उसको जनता के बारे में जनता को समझाए, यही तो विपक्ष का काम है। तो लगभग इसके अलावा जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी था उसके जो वरिष्ठ नेता थे, है ना, ऐसा मतलब समझिए कि जो वरिष्ठ नेता हुए कांग्रेस के, मतलब उनका व्यक्तित्व इतना चुंबकीय था कि मतलब हर कोई आकर्षित हो जाता था। जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं इसमें, है ना। इन सभी के व्यक्तित्व के चलते कांग्रेस का संप्रभुता बहुत, मतलब कांग्रेस का जो प्रभुत्व था, जो कांग्रेस का वर्चस्व था वो बहुत बढ़ा, जनाधार बहुत ज़्यादा मिला। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है KR श्रीनिवास अयंगार, है ना, KR श्रीनिवासन अयंगार। वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखते हैं कि जब वे किसी सभा में पहुंचते हैं तो चाहे वह चयन समिति की सभा हो, चाहे कोई सार्वजनिक सभा हो, दोनों प्रकार की सभाओं में वो सभी रूप से समान प्रभाव डालते हैं। सबकी आंखें उन्हीं की ओर मुड़ जाती है ना, और सभी के हाथ प्रेम पूर्वक सत्कार के रूप में इसका तालियां बजने लगते हैं, है ना। मानो उन हाथों से कोई पूर्व निश्चित लय निकल रही हो, सारा वातावरण शांत हो जाता है, सब लोग उनको सुनना शुरू कर देते हैं, है ना। ये सब श्रीनिवासन कह रहे हैं। तो कांग्रेस में जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय उनका व्यक्तित्व बहुत, है ना, अच्छा व्यक्तित्व था, करिश्माई व्यक्तित्व था। इन्हीं के चलते कांग्रेस पार्टी को बहुत सहायता मिला, है ना। कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ते गया, गुटों में सहनशीलता आया, तालमेल बैठा है ना, और है ना अपना विस्तार किए लोग। दूसरा कि देखिए अगर विपक्षी दलों के उद्भव का बात करते हैं तो विपक्षी दल देखिए कहा जाता है कि, है ना, जब हम लोग अभी इतना बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, इतना तो पता चल रहा होगा, है ना, कि मतलब आज़ादी के बाद कुछ समय तक तो भारत में विपक्ष का कोई भूमिका नहीं है। लेकिन देश के चुनाव परिणामों की चर्चा के बाद जैसे जैसे समय बदलते गया, है ना, जैसे बताया था ना कि राजनीतिक दलों का निर्माण 1952 के चुनाव से ही होना शुरू हो गया था, है ना, और 60 और 70 के दशक में तो समझ जाइए कि बहुत सारा राजनीतिक दल बना भारत में, है ना। और कहा जाता है कि मतलब, है ना, कि 1960 और 70 के दशकों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और आज भी लगभग सभी गैर कांग्रेसी दलों की जड़ें 1950 के दशक से किसी न किसी विरोधी दल में ढूंढा जा सकता है। लेकिन देखिए आज जितना भी दल है ना, जितना भी कांग्रेस के अलावा जितना भी दल है, तो सबका देखिए सबका जड़ कब से है, 1950 के दशक से, है ना। कोई पार्टी बना तो उसका टूट करके उसका विलयन उसमें हुआ, है ना। अगला पार्टी बना तो पार्टी मिलकर 2-4 पार्टी मिलकर एक पार्टी बनकर नया नाम रखा गया, है ना। तो ऐसे जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी है तो जनता दल का ही स्रोत है कि ना। तो जड़ उसका भी जुड़ा हुआ है कब से, 1960 और 70 के दशक से जुड़ा हुआ है। तो उस समय जो पार्टी बना अभी विपक्ष में वही पार्टी है, बस रहते नाम बदला, सदस्य बदल गए, है ना, लेकिन उसका स्रोत वही पुराना है ना। लेकिन कहा जाता है कि मतलब इन सब के बावजूद, है ना, विरोधी राजनीतिक मौजूद, मतलब कहने का मतलब इतना विरोधी राजनीतिक दल मौजूद होने के बावजूद हमारी शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक जो चरित्र है बरकरार रहा, है ना। कांग्रेस की आलोचना से कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन बना रहा। मैंने उस समय का जो कांग्रेस था, है ना, मतलब कितना भी आलोचना हो जाए लेकिन उसके अंदर शक्ति संतुलन बना। लेकिन आज तो देख रहे हैं ना कि किसी भी पार्टी का आलोचना होना शुरू हुआ तो उस पार्टी के कई नेता उसको छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं था, है ना। तो स्वतंत्र मतलब सत्ता प्राप्ति के जो इच्छा व्यक्ति रहते थे, जो जिन व्यक्तियों का इच्छा था कि हम सत्ता में आए, वो सब लोग अपना दल बदल करना शुरू कर दिए, है ना। और धीरे धीरे कहा जाता है कांग्रेस का क्षमता धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। जब से मतलब विपक्षी दलों का उदय हुआ तब से भारत में कई दल बन गए और सब लोग को सत्ता प्राप्ति करना है, तो जहाँ सत्ता रहेगा वहाँ लोग आकर्षित हो जाते हैं, है ना, यही बात है। तो देखिए एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। इतना तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना, कि कैसे कैसे विपक्षी दल बन रहे हैं, है ना, और कैसे कांग्रेस पार्टी का उसमें वर्चस्व था। पिछले 3-4 वीडियो से हम लोग यही बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, इस पार्टी का स्थापना हुआ 1924 में। स्थापना कब हुआ? 1924। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1924 में हो रहा है। और कहा जाता है कि यह भारत का दूसरा बड़ा राजनीतिक दल था, है ना। लेकिन इस पार्टी पर देखिए कहा जाता है कांग्रेस पर प्रभाव था, है ना। शुरुआत में इस पार्टी पर कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज़्यादा जमा रहा।
लेकिन क्योंकि देखिए 1943 तक इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश सरकार जो थे, है ना, इस पार्टी पर क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए 1943 तक, है ना। लेकिन जब सोवियत संघ से मित्र राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व में शामिल हुआ, ब्रिटेन जब सोवियत संघ की ओर से शामिल होता है द्वितीय विश्व में, तब ब्रिटिश सरकार ने इस पार्टी पर लगाए प्रतिबंध हटा दिया। और है ना, अब देखिए 1943 तक तो क्या था, मतलब इस पर पार्टी पर प्रतिबंध था। लेकिन जब, है ना, सोवियत संघ की ओर से जब द्वितीय युद्ध में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें जब ब्रिटेन शामिल हुआ सोवियत संघ की तरफ से, तो इस पार्टी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। और तब से ही पार्टी क्या हुआ, है ना, मतलब अंग्रेजी सरकार का समर्थन करने लगा और कांग्रेस का विरोध करना शुरू हुआ। और देश के स्वतंत्र होने के बाद भी प्रथम बार साम्यवादी दल 1952 के आम चुनाव में भारतीय मतदाताओं के समक्ष एक निश्चित कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए। जब देश आज़ाद हुआ, है ना, इनका महत्व समझ रहे हैं ना, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जब देश ने प्रथम आम चुनाव हरा 1952 में, तो ये लोग एक निश्चित कार्यक्रम को लेकर के जनता के समक्ष अपना भाषण दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, ना, कि मतलब सत्ता में आए, है ना। लेकिन कहा जाता है कि ठीक है, इस चुनाव में इस दल को मात्र बहुत प्रयास किए लोग, लेकिन मात्र 16 स्थान ला पाए। धीरे धीरे, मतलब कहने का मतलब कई अन्य राज्य विधानसभा में इसको अच्छा खासा सीट मिला, लेकिन सरकार बना नहीं पा रहे थे, है ना। लेकिन इस पार्टी को कहा जाता है कि सबसे पहला बार केरल में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था EMS, ये बताया था ना, केरल में एक व्यक्ति थे EMS नंबूदिरीपाल, तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही थे और अपने सरकार बनाते हैं सबसे पहले केरल में, ठीक है ना। और केंद्र सरकार 1959 में अनुच्छेद के तहत बताए थे आपको, उसमें बताया था शायद केरल में साम्यवादियों का सरकार। तो सबसे पहले अगर कहीं पे किसी पार्टी में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार बना, कहाँ, केरल में विधानसभा के चुनाव में। ऐसे 1977 के दशक में बना था प्रथम बार केंद्र में। लेकिन राज्य का बात करें, विधानसभा का बात करें तो, है ना, उसी समय बन गया था। कब, तो लगभग ये आपका था 1957 में ही। उसमें थे EMS नंबूदिरीपाल केरल में, इनके नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बनता है। लेकिन सरकार क्या करते हैं, 1959 में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहाँ पे आपातकाल लागू करते हैं और इस पार्टी का सरकार हटा देते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो यही बात है। चीन का आक्रमण हुआ, है ना, जानते हैं हमारे देश में, हमारे देश के ऊपर चीन का आक्रमण हुआ था। तो चीनी आक्रमण हुआ कब, 1962 में। तो जब चीनी आक्रमण हुआ 1962 में, तो धीरे धीरे इस पार्टी का देखिए लोकप्रियता लगातार बढ़ रहा था। इस पार्टी का भी लोकप्रियता था क्योंकि इसमें भी अच्छे खासे नेता थे, और है ना। लेकिन जब 1962 में जब चीन आक्रमण किया भारत पे, तो मतलब इसमें कुछ विवाद खड़ा हो गया इस पार्टी के बीच में। इसी कारण से पार्टी दो भागों में बट गया, है ना। और क्योंकि देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा भाग चीन का समर्थन है, चीन का समर्थन करता है ना। इसी कारण से कुछ जो नेता चीन का समर्थन करते थे वो साइड हो गए और दूसरा दल, है ना, इधर हट गया। तो कहा जाता है कि दूसरा धड़ क्या है, सोवियत संघ का। परिणाम स्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरवादी नेता ने इस दल से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और एक नए दल का निर्माण किया, इसका नाम पड़ा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये था मार्क्सवादी। क्या था नाम इसका, मार्क्सवादी, है ना। और 1962 में चुनाव हुआ, है ना। तो इसमें भी जिसको ज़्यादा स्थान नहीं मिला, 29 स्थान, और कई राज्य की विधानसभा में 197 स्थान लाए, है ना। तो जो दो दल बना, जो सैद्धांतिक मतभेद मतलब जो सिद्धांतों के कारण, जो सिद्धांतों में मतभेद था इन लोगों के बीच, तो जो दो दल बना, एक का नाम क्या था, एक तो वही रहेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक बना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। एक बना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा बना भारतीय साम्यवादी दल। क्या बना, भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी। यह दल मुख्यतः किसानों का, मजदूरों का, श्रमिकों का संगठन है। इसका उद्देश्य समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना था, है ना। मतलब जो मार्क्सवादी विचारधारा का जो पार्टी थे, भारतीय साम्यवादी दल जो था, तो मतलब श्रमिकों का पार्टी था एक तरीके से, किसानों का पार्टी था, मजदूरों का पार्टी था। क्योंकि ये जो दल था भारतीय मार्क्सवादी दल कह सकते हैं, वह लेनिन और, है ना, मार्क्स के विचारों पर आधारित चलता था, ठीक है। तो इस समय उनका कुछ कार्यक्रम था कि राष्ट्रमंडल से भारत का संबंध विच्छेद करेंगे, हम बिना क्षति पूर्ति के भूस्वामित्व समाप्ति करेंगे, मजदूरों को पूर्ण वेतन देंगे, विदेशी उद्योग और पूंजी का राष्ट्रीयकरण करेंगे, नागरिक स्वतंत्रता, पुलिस की समाप्ति, राष्ट्रीय सैन्य दल का संगठन करेंगे लोग, पूर्ण रोजगार देंगे, पूर्ण सामाजिक सुरक्षा देंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, है ना, और उद्योगों और मतलब राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि करेंगे। तो ये सब बात कहा गया इनके कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय साम्यवादी दल के द्वारा, लेकिन कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो ये था आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ के बारे में, लेकिन आपको ये अगले दिन बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा उसमें, है ना। ऐसे, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ के बारे में। क्या पढ़ेंगे, भारतीय जनसंघ, ठीक है।